Hi everyone, it's me अंजलि वर्मा and welcome back to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारा चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा है, बहुत सिंपल है, तो अच्छे तरीके से हर एक चीज को सुनना। पहले देख लेते हैं सिलेबस। तो सबसे पहले रेडिएशन का हमारा ड्यूअल नेचर क्या होता है, देखो दोनों का ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रेडिएशन का पढ़ेंगे, फिर जाके हम मैटर का पढ़ेंगे। ठीक है, कि मैटर वेव्स भी एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम डी ब्रॉगली वेव्स कहते हैं। तो ये क्या है, डी ब्रॉगली का रिलेशन क्या है। यहाँ पे जब हम रेडिएशन की बात करेंगे तो पीईई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिरकार क्या होता है। हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशंस है इनकी। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो मेजरली हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ही यहाँ पर पढ़ना है, जो कि हमें ड्यूअल नेचर बताता है रेडिएशन का। और छोटा सा टॉपिक है हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का, जहां पे हम मैटर वेव्स, डी ब्रॉगली वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना। द नेम इज स्टडी वेयरहाउस 2.0, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम कह रहे हैं कि ड्यूअल नेचर है रेडिएशन का, तो यानी कि हमने वेव नेचर तो ऑलरेडी पढ़ ही रखा है ना। वेव नेचर तो हमने पहले ही पढ़ लिया, हमने इंटरफेरेंस पढ़ा, डिफ्रैक्शन पढ़ा, इतने सारे प्रोसेसेस फिनोमेना हमने पढ़े जो कि हम लाइट के वेव नेचर से ही एक्सप्लेन कर पा रहे थे। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारे पास पार्टिकल नेचर भी है। पार्टिकल नेचर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं। मैक्स प्लैंक सर ने जब स्टडी करा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में, एक ब्लैक बॉडी क्या होती है, देखो एक ब्लैक है एक व्हाइट है। व्हाइट आपको पता है जो भी लाइट पड़ती है सबको वो रिफ्लेक्ट कर देती है, एब्जॉर्ब कुछ भी नहीं करेगी। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होगी, उसपे जो कुछ पड़ रहा है सबको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट वो कुछ भी नहीं करेगा, तभी तो ब्लैक है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कुछ कर ही नहीं रहा है। अब जब इस ब्लैक बॉडी को हम हीट करते हैं तो इससे कुछ रेडिएशंस निकलते हैं, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं। तो ये हम वेव नेचर की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसके लिए पार्टिकल नेचर आया। कॉम्पटन इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये सारे जो हमारे फिनोमेना है ना, ये वेव नेचर से एक्सप्लेन हो ही नहीं सकते हैं। हम अभी देखेंगे क्यों वेव नेचर से ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकते हैं, इसीलिए पार्टिकल नेचर आया। पहले से कौन सी फिजिक्स को हम मानते थे, क्लासिकल फिजिक्स को, क्लासिकल थ्योरी को हम लोग मानते थे, उसमें हमने सिर्फ वेव नेचर ही कंसिडर करा हुआ है। पर फिर आई क्वांटम थ्योरी, तो यहाँ पे टर्म आता है एक क्वांटा। क्वांटा क्या होता है, इसी को हम फोटोन भी कहते हैं। तो ये क्या है, हमारा पार्टिकल नेचर है किसका, लाइट का, रेडिएशन का। ठीक है, तो ये जो क्वांटा है, फोटोन है, ये हमें बेसिकली यही बताता है जो लाइट है, जो रेडिएशंस है, वो पैकेट्स या फिर बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करता है। इसी को हम क्वांटा या फिर इसी को हम फोटोन कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार रीड भी कर लेते हैं। जो क्लासिकल थ्योरी है उसने तो कहा लाइट सिर्फ और सिर्फ एक वेव ही है, पर अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात करें, कॉम्पटन इफेक्ट की बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो ही नहीं पा रहे हैं। ब्लैक बॉडी क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक सर ने 1900 में जब स्टडी करी ब्लैक बॉडी की, तो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशंस है ना, उन्होंने कहा कि जो एनर्जी इनसे निकल रही है, जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं ना, वो कंटिन्यूअसली नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं या फिर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। पर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये चीज कंटिन्यूअसली होनी चाहिए ना, पर कंटिन्यूअसली हो नहीं रही है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एनर्जी जो है वो हमारे स्मॉल पैकेट्स या फिर जो बंडल्स है उनके फॉर्म में क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, रिलीज हो रही है। इसी को इन्होंने क्वांटा कह दिया या फिर फोटोन कह दिया। ठीक है, तो एक फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी होती है, याद रखना E = h²। यहाँ पे से यही फॉर्मूला hc/λ भी आ जाता है। देखो C = ν × लैम्डा होता है ना, ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, लाइट की स्पीड है, सबको पता है, और लैम्डा क्या होता है, दिस इज दी वेवलेंथ। ठीक है, तो यहां पर से न्यू क्या आ जाएगा, c/λ, तो न्यू के बदले मैंने c/λ पुट कर दिया। h क्या होता है, हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे से पार्टिकल नेचर हमको देखने को मिलता है कि हमारे पास जो लाइट है, देखो ये मेरे पास लाइट है, लाइट रेज है, समझ लो। तो ये जो लाइट जब भी पड़ रही है ना, तो इसमें क्या है, इसमें पार्टिकल्स हैं।
और वो पार्टिकल्स को मैं क्या कह रही हूं, इन्हीं को फोटोन कह रही हूं। फोटोन यानी कि क्वांटा, और इनकी एनर्जी कितनी है, एक फोटोन की जो एनर्जी है वो hc/λ या फिर h न्यू होती है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे अब फोटोन के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि हमारे पास जो लाइट है दैट इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल नेचर यहाँ पे आ गया है। वही पार्टिकल नेचर क्या है, फोटोन है हमारे पास, ठीक है। इन्हीं को हम बंडल्स ऑफ एनर्जी भी कह रहे हैं। जब लाइट आगे ट्रांसफर होती है तो हम कहते हैं ना एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो लाइट में ये जो बंडल्स ऑफ एनर्जी है ये क्या है, फोटोन है, ठीक है। एनर्जी कितनी है हमने ऑलरेडी देख ली। इसका मोमेंटम भी होगा। अब अगर मैं पार्टिकल नेचर इसका कह रही हूं तो इसका कुछ ना कुछ मास भी होना चाहिए। कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। तो देखो E इक्वल्स टू मैंने कहा h न्यू या फिर hc/λ हो जाएगा, है ना। अब आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या कहती है, E इक्वल्स टू mc²। एनर्जी मास इक्विवेलेंस हमें ये वाली इक्वेशन बताती है। दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, mc² इक्वल्स टू hc/λ, है ना। तो ये c से c कट जाएगा, mc इक्वल्स टू h/λ। तो यहां पर से लैम्डा कितना आ जाएगा, h/mc। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अभी रेडिएशन की यानी कि लाइट की बात कर रहे हैं ना। लाइट के लिए स्पीड मैंने कहा c ही होती है ना। तो अगर मैं मास और स्पीड को मल्टीप्लाई कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मोमेंटम ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे वेवलेंथ इसकी निकालनी है तो वो h/p आ जाएगी, है ना। अगर मुझे मोमेंटम निकालना है तो वो h/λ आ जाएगा। बस इंटर रिलेट कर लो, यही हमारे यहाँ पे फॉर्मूलाज है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू कितनी होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये सब वैल्यूज आप लोगों को लर्न करनी है। तो स्पीड कितनी होगी, हमने कहा c यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी। अब हमने कहा इसका मास कुछ ना कुछ तो है ही। मास कितना आ जाएगा, देखो E/c² यहां पर से आ जाएगा, ठीक है। या फिर यहां पे अगर आप देखो तो मास कितना आ जाएगा h/c⁻, है ना। ये या फिर ये, पर ये जो मास निकले हैं ना ये काइनेटिक मास है। यानी कि अगर मेरे पास फोटोन मूव नहीं कर रहा है, अगर वो रेस्ट पे है, तो रेस्ट मास फोटोन का हमेशा 0 होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। रेस्ट मास 0 है पर इसका काइनेटिक मास होता है, यानी कि जब ये चलेगा, जब इसमें मूवमेंट हो रही है तभी इसका मास कंसिडर करा जाएगा। और वो मास कितना होगा वो अभी हमने देख लिया। इन फॉर्मूले से आप लोग इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। चार्ज क्या होगा, तो इस पे कोई चार्ज होगा ही नहीं, कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन थोड़ी ना है ये, है ना। तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, विच मींस अगर मैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में इसको छोड़ दूंगी तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं छोड़ूंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया है कैसा होता है, इस टाइप से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मेरे पास प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, इसके तरफ डिफ्लेक्ट होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, पर क्योंकि ये तो न्यूट्रल है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये सीधे सीधे पास कर जाएगा, ठीक है। चलो, देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जितने ज्यादा फोटोन होंगे ना उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, ये चीज याद रखना। यानी कि अगर ज्यादा इंटेंस लाइट है तो उसमें फोटॉन्स भी उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है। ये चीज अभी आगे हम यूज भी करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से हम फोटो करंट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा ही हमारे पास फोटॉन्स होंगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। ये बेसिक सा पॉइंट है जो हम लाइट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रे ऑप्टिक्स में इसको हम पहले ही देख लेते हैं कि अगर कोई भी लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो हमें पता है स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, पर उसका जो कलर है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया है। काइनेटिक मास कैसे निकालेंगे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, E/c²। एनर्जी कितनी है, h न्यू है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या वैल्यूज गिवन है, ठीक है। या फिर कट फिट कर दो यहाँ पे और ये भी आ जाएगा, ठीक है। ये जस्ट अभी हमने निकाला था, ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहे हैं शुरुआत से। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, बहुत आसानी से समझो। मेरे पास कोई भी मेटल है, मेटल में आप सभी को पता है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है जी, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या हुआ, इस मेटल के ऊपर लाइट पड़ी, इस लाइट की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये चीज याद रखना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जिसको मैं ν0 कह देती हूँ। इसको हम कहते हैं
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है इस लाइट की तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, पर अगर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इस लाइट की तो क्या होगा, ये लाइट क्या करेगी, इसमें क्या है, हमने कहा इसके अंदर हैं फोटॉन्स, तो ये फोटॉन्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे मेटल सरफेस से। बस यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो नाम में क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक है ना, तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, जो मेरा फोटोन है वो किसको निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, एंड बस इसी प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सो द फिनोमेना इन विच व्हेनेवर लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज बीइंग इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस इट नॉक्स आउट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या फिर हम कहें इसकी वजह से एमिशन होता है या फिर इजेक्शन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और फर्दर हमें आइंस्टाइन ने बताया था कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ये 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमेना है, यानी कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मैंने अभी बताया था इंटेंसिटी ज्यादा तो फोटोन ज्यादा, यानी कि ज्यादा अगर इंटेंसिटी की लाइट पड़ेगी तो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया, वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो समझा दिया कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इस लाइट की, तभी जाके इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। तो अगर मेरे पास इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए तो इतनी ही कुछ मिनिमम एनर्जी भी तो होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने कहा एनर्जी h न्यू होती है, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए h न्यू नॉट हो जाएगा। तो इसको हम ना इसको w लिखते हैं, या फिर इसी को बहुत सारी बुक्स में फाई भी लिखा होगा, दोनों ही सेम चीज है, इनका मतलब होता है वर्क फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, या फिर इसी को मैं क्या कहूंगी, इसी को मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी कहूंगी। जो वर्क फंक्शन होता है वो डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होगा, यानी कि ये जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है ये मेटल पे डिपेंड करती है जिस पे लाइट इंसिडेंट होने वाली है। तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम एनर्जी जो कि इस लाइट के पास होनी चाहिए तभी जाके इलेक्ट्रॉन को ये निकाल पाएगी, उस मिनिमम एनर्जी को मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी कहती हूं या फिर वर्क फंक्शन कहती हूं। इसको हम फाई या फिर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, h न्यू नॉट। यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जरूर आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो मेरे पास लाइट पड़ी ना, मैंने कहा इसके पास कुछ एनर्जी है, हम लोगों ने कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा है ना, जितनी भी इसके पास एनर्जी है वो सारी की सारी के इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज हो जा रही है, या उसके बाद भी कुछ हो रहा है, ये समझो। इसके पास कुछ एनर्जी है, मान लो E, यानी कि h न्यू है। अब ये न्यू अगर न्यू नॉट के इक्वल है, ठीक है, तो क्या होगा, तो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होगा, ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि मूव करने के लिए तो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो अब अगर इसके पास ये जो न्यू है ये न्यू नॉट से ज्यादा है, यानी कि इसके पास जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी। तो बाकी की जो एनर्जी रिमेनिंग है वो किस चीज में यूज हो रही है, वो यूज हो रही है इसको मूव कराने में, क्योंकि मूव कराने में कौन सी एनर्जी यूज होगी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो यानी कि यहां पर से क्या आ जाएगा कि जो टोटल एनर्जी इस लाइट के पास है वो दो काम में यूज हो रही है, एक तो फाई में, यानी कि एक इसका काम है इलेक्ट्रॉन को निकालने का, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वर्क फंक्शन के इक्वल, ठीक है, प्लस इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन फिर मूव भी कर रहा है, यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर से आइंस्टाइन की इक्वेशन आएगी जो कि होगी h न्यू इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ mv मैक्स स्क्वायर। mv मैक्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हम मैक्सिमम जो उसकी वेलोसिटी हो सकती है वो देखेंगे, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिक आई थिंक आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है मैंने बता दिया, जब लाइट जो है मेटल सरफेस पे पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहा है, ठीक है। जो फोटोन है अपनी सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो पहले तो एनर्जी यूज हो गई उसको निकालने में, बाकी की जो बची वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशंस होती हैं, क्या होती है, सबसे पहला तो हमने देख लिया जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर उसकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर सेम होनी चाहिए, ठीक है।
देन जो मेटल का सरफेस है वो क्लीन होना चाहिए, तभी जाके हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। डायग्राम ये बना हुआ है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मैंने बता दिया है, ये जो न्यू नॉट है यही मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, जो एनर्जी है फोटोन की वो बस सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यहां पे वो मूव नहीं करेगा, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या कहा E इक्वल्स टू एच न्यू प्लस क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। अब हमने कहा जितनी इसके पास एनर्जी है वो एच न्यू नॉट के इक्वल ही है, सॉरी यहाँ पे एच न्यू नॉट आएगा, है ना। तो यहाँ पे विच मीन्स हमने कहा जितनी इसके पास एनर्जी है वो एच न्यू नॉट ही है ना। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 0 आ गई ना। तो यानी कि एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी उस निकले हुए इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। चलो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आप इंसिडेंट कराओगे तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं, कोई एमिशन नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। फिर वर्क फंक्शन, आई होप आप लोग ये भी समझ गए हो। इसकी जो यूनिट होती है ना, वैसे तो जूल होती है क्योंकि ये क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी ही तो है, तो वैसे तो इसकी यूनिट जूल होती है, पर हम जूल का यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां से आया, देखो अगर आपको हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो याद है, मैंने वहां पे आपको पढ़ाया था कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी चार्ज पार्टिकल की क्या होगी, Q इंटू वी होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E इंटू वी। तो बेसिकली जो एनर्जी होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल की वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसी का यूज हम यहाँ पर भी कर रहे हैं फोटोन के लिए। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट ही है किसकी, एनर्जी की ही, तो इसीलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और ये कितना जूल होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना उतना ही ये जूल भी होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो यहाँ पे इतनी ही इसके पास क्या होती है, एनर्जी भी होती है, ठीक है। बेसिकली दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी ओनली, समझ गए। चलो तो हमने ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी। देन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, क्यों भैया, क्योंकि अगर मैंने कहा ये न्यू नॉट के इक्वल हो गया तो ये दोनों तो कट जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी 0। बट अब मैं कह रही हूं कि इसकी वैल्यू को बढ़ा दो, ये बढ़ती जाएगी, तो ये वैल्यू तो मेरे पास फिक्स्ड है ना, ये तो फिक्स है। वर्क फंक्शन किसी भी मेटल का फिक्स होता है, अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। ये वैल्यू तो फिक्स है, मान लो ये 3 है, अब पहले 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है, तो ये वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगी। पहले 5 - 3 2 होगी, फिर 6 - 3 3, फिर 8 - 3 5। तो यानी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट लाइट की उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, जो कि इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है, उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दें, इंटेंसिटी अगर बढ़ा दे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को कोई मतलब नहीं है, उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूंगी तो फोटोन ज्यादा आएंगे, फोटोन ज्यादा आएंगे तो वो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को भी तो निकालेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना, इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से फोटो करंट जनरेट होता है, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा फोटो करंट भी जनरेट होगा, यानी कि फोटो करंट जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे, ठीक है। ये सब चीजें अभी और ज्यादा डिटेल में हम देखने वाले हैं। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, देखो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, है ना, तो यहां पर से न्यू क्या आ जाएगा, C अपॉन लैम्डा। अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करूं न्यू नॉट की, तो यहां पे वेवलेंथ भी लैम्डा नॉट हो जाएगी, है ना, यानी कि न्यू नॉट और लैम्डा नॉट का इनवर्स रिलेशन है। तो मैंने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगी उल्टी, यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है जहां पर तक मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये मैक्सिमम है, यानी कि इससे ज्यादा अगर वैल्यू हो गई, इससे ज्यादा पे जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं निकलेगा, ठीक है। इस पे क्या था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि इतनी तो होनी ही चाहिए, इससे ज्यादा है तभी भी निकलेगा, उससे कम में नहीं निकलेगा, यहां उल्टा हो गया। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है,
यानी कि इससे ज्यादा होगा तो नहीं निकलेगा, इससे कम वेवलेंथ होगी तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर देखो मेरे पास जो वेवलेंथ है किसकी, हम इंसिडेंट लाइट की बात कर रहे हैं, जो लाइट पड़ रही है मेटल सरफेस पे, तो जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है अगर इस मैक्सिमम वेवलेंथ से यानी कि इस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो गई तो कोई एमिशन नहीं होना, यानी कि इस वेवलेंथ से कम ही होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके एमिशन अकर करेगा इलेक्ट्रॉन का या इजेक्शन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो अब आ जाते हैं हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में। तो हर्ट्ज एंड लेनार्ड का हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहले तो जो हर्ट्ज थे उन्होंने तो सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर करा, उन्होंने ज्यादा कुछ डिटेल में स्टडी नहीं करी। तो इन्होंने बेसिकली देखा क्या कि जब भी अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो पड़ रही है किसी भी मेटल सरफेस पे, तो उन्होंने देखा कि यार स्पार्क्स आ रहे हैं। स्पार्किंग क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल सरफेस से निकल रहे हैं। तो इन्होंने बस इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करा, देखा, तो उन्होंने देखा ये हो रहा है, यही तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बट ज्यादा इन्होंने डिटेल में यहाँ पे स्टडी करी नहीं। ठीक है, तो ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, बट इसके बारे में इन्होंने ज्यादा डिटेल में स्टडी करी नहीं, पर फिर लेनार्ड ने करी। तो लेनार्ड जी ने क्या करा, तो देखो सबसे पहले उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ले लिया, यहाँ पे हमने वेरिएबल वोल्टेज लगाई है, यानी कि इसको मैं चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, क्यों लगाई है वो भी अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये मेरी एमिटर प्लेट है और ये मेरी कलेक्टर प्लेट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये कैथोड होती है और ये मेरे पास क्या होती है, ये एनोड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एमिटर है वो हमने कैथोड क्यों लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि कैथोड कैसा होता है, हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ये हम सभी को पता है। ये क्या है, कलेक्टर प्लेट मेरी एनोड है, और एनोड क्या करती है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगी। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, जो हमारी लाइट है वो इंसिडेंट हुई एमिटर प्लेट पे, ये भी मेटल का ही होगा ऑब्वियसली, ये भी हमारे मेटल का ही है। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेटल की बनी हुई है, तो क्या होगा, जैसे ही लाइट पड़ेगी, अगर इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, भाई इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, निकल गए यहां से, तो कहां जाएंगे, इसकी तरफ जाएंगे। तो इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने का, इसीलिए इसको एमिटर कह रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ खुद ब खुद चले जाएंगे, है ना, तो ये खुद ब खुद चले गए। ठीक है जी, तो ये चले गए उधर पे। अब इलेक्ट्रॉन यहां को जाएंगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन इधर को है तो करंट ऑपोजिट में जनरेट होगा ऑब्वियसली। ऐसे करंट को हम कहते हैं फोटो करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं एनोड के पास, ये कलेक्टर है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से जो करंट जनरेट होगा उसको हम फोटो करंट कहेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं इनको हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। इतना समझ में आ गया। चलिए अब ये वेरिएबल वोल्टेज मैंने क्यों लगाई है वो देख लेते हैं, और मैंने माइक्रो एमीटर क्यों लगाया है, फोटो करंट को मेजर करने के लिए कि कब मेरा फोटो करंट बढ़ रहा है, कब इसकी वैल्यू घट रही है। ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज को मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में वो क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक चीज तो मैं समझ गई कि भाई ये मेरा क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को चले गए जिसकी वजह से करंट जनरेट हुआ, फोटो करंट। अब उन्होंने क्या करा, अब इसको और ज्यादा पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे यानी कि पॉजिटिव वाली बढ़ा दी, तो इसको और पॉजिटिव में कर दूंगी तो क्या होगा, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी क्या होंगे, यहाँ पे आने लगेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे तो ज्यादा फोटो करंट भी जनरेट होगा, यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे इस एनोड को मैं और पॉजिटिव करते जाऊंगी तो फोटो करंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी। अब वेरिएबल वोल्टेज है तो कुछ और मैं करती हूं, अब मैं क्या करूंगी, अब इसकी वैल्यू को मैं ज्यादा नेगेटिव कर देती हूं एज कंपेयर टू दिस कैथोड। ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज इसीलिए तो लगाई है, कुछ ना कुछ कारनामे तो करेंगे, तो पहले ज्यादा पॉजिटिव कर दिया, अब इसको ज्यादा नेगेटिव कर देते हैं। अब ज्यादा नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, भाई ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये तो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये थोड़ा सा रेपेल करने लगेंगे, कुछ तो फिर भी जाएंगे क्योंकि उनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी है, तो वो कुछ तो जाएंगे इधर को। पर जैसे जैसे आप इसको नेगेटिव करते जाओगे, अब यहाँ पे यानी कि हम कौन सा पोटेंशियल लगा रहे हैं, इस पोटेंशियल को हम रिटार्डिंग पोटेंशियल कहते हैं। रिटार्ड कर रहे हो ना आप, इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं दे रहे हो, इसलिए रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे
आप इसको नेगेटिव करते जा रहे हो, रिटार्डिंग पोटेंशियल विच मींस आप यहाँ पे लगाए जा रहे हो, तो क्या होगा, तो फोटो करंट घटता जाएगा ना, घटता जाएगा। एक टाइम पे फोटो करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। उस रिटार्डिंग पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आपने स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सब कुछ मैंने मुंह से तो बता ही दिया है, जरा इधर पे आके देख भी लो, ठीक है। सबसे पहले फोटो करंट क्या है, तो मैंने कहा ऐसा करंट जो कि एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट हो रहा है, उसको मैंने फोटो करंट कह दिया है। जो फोटो करंट है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो इसके पास फोटॉन्स भी ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे, हमने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना है, तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा फोटोन है तो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ही तो मेरा फोटो करंट भी जनरेट होगा, ठीक है। बट ये फोटो करंट को फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब ही नहीं है, इसको फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी कितनी भी ज्यादा कर दो, हाँ एक मिनिमम तो होनी चाहिए जो कि हमें पता है क्या होती है, हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी फ्रीक्वेंसी तुम बढ़ा दो, फोटो करंट में चेंज नहीं आएगा। यानी कि फोटो करंट सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सैचुरेशन करंट क्या होगा, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप लोगों से कि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पॉजिटिव करते जा रहे हैं। अब हमने इतनी ज्यादा इसको पॉजिटिव कर दिया है इसको कि मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे आ गए। अब मान लो इसके पास 50 ही इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, तो पहले नॉर्मल पॉजिटिव था तो मान लो सिर्फ यहाँ पे 25 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। अब आपने इसको और ज्यादा पॉजिटिव कर दिया तो 30 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ज्यादा कर दिया 35, 40 ऐसे आ गए। इसके पास 50 ही इलेक्ट्रॉन है, आपने इसको इतना पॉजिटिव कर दिया है कि 50 के 50 आ गए। अब आप उससे कितना भी ज्यादा पॉजिटिव कर दो ना, यहाँ तो 50 ही इलेक्ट्रॉन है, 50 से ज्यादा आएंगे ही कैसे जब उसके पास है ही 50, है ना। तो विच मींस एक ऐसी पोटेंशियल की वैल्यू जहां पे हमारे पास मैक्सिमम करंट जनरेट हो गया है क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, है ना। तो ऐसी पोटेंशियल की एक वैल्यू होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद करंट जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा, करंट तो फिर बढ़ेगा ही नहीं ना, उसी को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा ग्राफ है, ग्राफ से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये होता है हमारा सैचुरेशन करंट, ये देखो ये है हमारा सैचुरेशन करंट। अब ये सारे ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं, अभी एक एक करके सब बताऊंगी आपको मैं, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे नॉर्मल, देखो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल पे है, फिर भी कुछ ना कुछ फोटो करंट जनरेट हुआ है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है, अभी तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये तो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली कहाँ जाता है, पॉजिटिव की तरफ ही जाता है, वो तो निकल ही रहा है ना, उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो है ही, तो वो तो नॉर्मली जाएगा ही। आप यहाँ पे मत लगाओ पॉजिटिव, ठीक है, आप यहाँ पे कोई पोटेंशियल अप्लाई मत करो, फिर भी इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी है। हमने कहा यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है वो दो कामों में यूज हो रही है, एक तो वर्क फंक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, तो एक खुद ब खुद उधर को जाएगा। अब इसके मूवमेंट की वजह से यानी कि फोटो करंट जनरेट होगा चाहे आपने कोई पोटेंशियल ना लगाया हो। इसीलिए यहाँ पे देखो जब हम ग्राफ को देखते हैं तो जीरो पोटेंशियल पे, जब आपने कोई पोटेंशियल नहीं लगाया है तभी भी कुछ ना कुछ फोटो करंट है हमारे पास। पहले सिर्फ ये नीचे वाले को ही देखो आप, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दो, बढ़ाते जाओगे तो देखो धीरे धीरे आपका करंट जो है बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक सर्टेन पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर पहुंच चुके हैं तो और इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, नहीं आ पाएंगे, यानी कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू वही है जो जनरेट हो सकती है। तो फिर अब करंट में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, उतना ही करंट मैक्सिमम जनरेट हो सकता है। इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम सैचुरेशन करंट कह देते हैं, ठीक है। सैचुरेट होना मतलब हो गया भैया, अब उसका और नहीं पढ़ सकते हम, ठीक है। सैचुरेट हो गए हैं हम, यानी कि हम और नहीं पढ़ सकते। तो सैचुरेशन करंट भी यही है कि इससे ज्यादा वैल्यू अब नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप समझ में आया होगा। अब देखो क्या हुआ, अब मैंने कहा कि हम तो भैया रिटार्डिंग पोटेंशियल लगा रहे हैं, यानी कि अब मैं एनोड को क्या कर रही हूं, मैं नेगेटिव करती जा रही हूं। तो क्या होगा, मैंने कहा कि भैया कम इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब कम इलेक्ट्रॉन आएंगे तो फोटो करंट कम होगा। तो फोटो करंट देखो कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। एक सर्टेन पोटेंशियल पे क्या होगा, अब
एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहा है, आपने इतना उसको नेगेटिव कर दिया कि अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहा है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहा, तो फोटो करंट कहां से जनरेट होगा, फोटो करंट हो जाएगा 0। तो उस पोटेंशियल की वैल्यू को, उस रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कह देते हैं। तो एक ये सिंगल लाइन वाला जो ग्राफ बना है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी धीरे धीरे करके देखेंगे। ये वाला ग्राफ तो आप इजीली समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, तो देखो यहां पे मैंने कहा इंटेंसिटी आप बढ़ा दो तो फोटो करंट सीधे सीधे बढ़ेगा। अभी तो देखा कि फोटोन बढ़ गए, फोटोन बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो फोटो करंट ज्यादा जनरेट होगा। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में एक सीधी लाइन बनेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप पे है। ठीक है, ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। चलो अब ठीक है, सैचुरेशन करंट तो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम फोटो करंट की जो वैल्यू हो सकती है उसके बाद वैल्यू फिर नहीं बढ़ने वाली है, इसी को सैचुरेशन करंट कहते हैं। ठीक है, ये भी सिर्फ ऑब्वियसली इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि है क्या, फोटो करंट ही तो है ना, फोटो करंट की ही तो मैक्सिमम वैल्यू है ये। तो ये भी किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हमने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल है जो कि हम एनोड की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, नेगेटिव करते जा रहे हैं, नेगेटिव करते जा रहे हैं। एक ऐसे पोटेंशियल की वैल्यू जहां पे फोटो करंट हो जाएगा 0, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कह देंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास, मैंने अभी कहा कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो मैंने कहा ईवी होती है, अभी मैंने आपको बताया था, है ना, तो ईवी होती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, वी नॉट, तो ये कितना हो जाएगा, ईवी नॉट। ठीक है, तो यहां पे यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, ईवी नॉट। तो अगर मैंने आपसे कहा अभी कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, कहा कि नहीं कहा, बिल्कुल कहा ना कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ऑफ द इंसिडेंट लाइट, हमने पूरा अभी देख लिया है। अगर ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी तो वी नॉट भी किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। ये जो वी नॉट की वैल्यू है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है, ये भी काइनेटिक एनर्जी की तरह ही सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं। अब आ जाते हैं वापस से ग्राफ में, अब आपको ग्राफ ज्यादा समझ में आएगा। तो मैंने कहा यहां पे इस ग्राफ के लिए जो लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है हमने सेम ले रखी है, तो मैंने कहा फ्रीक्वेंसी पे वी नॉट डिपेंड करेगा। तो यहां पे देखो 3 इंटेंसिटी है अलग अलग, I1, I2, I3। I3 यानी कि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, I2 पे लाइट की इंटेंसिटी कम है, I1 पे सबसे कम इंटेंसिटी है लाइट की। पर मैंने कहा फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो हमने कहा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम होगा। ठीक है, यहां पे देखो तीनों के लिए क्या है, तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहां पे सेम है। अब और देखो मैंने कहा फोटो करंट की वैल्यू डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, तो इंटेंसिटी ज्यादा तो फोटो करंट ज्यादा, है ना, इंटेंसिटी कम तो फोटो करंट कम, इंटेंसिटी लीस्ट तो फोटो करंट और लीस्ट। तो इसीलिए ये ग्राफ आई होप समझ में आ गया। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है, यहां पर से क्यों शुरू हो रहा है फोटो करंट, आपको ये समझ में आया, यहां पर से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि आप मत लगाओ कोई पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, वो चले जाएगा खुद आगे। ठीक है, उसकी मर्जी है, तो फोटो करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा आप इसको पॉजिटिव करते जाओ तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी फोटो करंट की, बड़ी बड़ी बड़ी। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आ गए तो भैया उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते, तो उतना ही फोटो करंट जनरेट होगा, तो वो मैक्सिमम वैल्यू को हम कह देते हैं सैचुरेशन करंट। फिर मैंने कहा अब आप कर दो भैया एनोड को नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे, तो फोटो करंट घटेगा, फोटो करंट घटेगा 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 घटेगा, एक वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0, उसको हम कह देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रखी, इंटेंसिटी अलग अलग रख दी, तो इंटेंसिटी अलग अलग है तो फोटो करंट अलग अलग होगा, इसीलिए अलग अलग वैल्यू आई है फोटो करंट की यहाँ पे। ठीक है, ये ग्राफ आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया है। इधर पे आ जाओ अब। ठीक है, इधर पे हमने इंटेंसिटी सेम रखी है, तो मैंने कहा फोटो करंट तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो यहां पे देखो ये जो फोटो करंट है और ये जो मेरा सैचुरेशन करंट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे। तो एक ही लाइन आई है, यहां की तरह 3 अलग अलग लाइन नहीं आई है, यहां पे एक ही लाइन आई है। पर यहां पे मैंने क्या चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी मैंने। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इफेक्ट होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो देखो यहां पे क्या है, ν1, यहां पे ν2 है, यहां पे ν3 है। फ्रीक्वेंसी अलग अलग तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग है।
समझ में आया? पर क्योंकि इंटेंसिटी सेम है तो फोटो करंट या सैचुरेशन करंट क्या है? सेम है। समझ में आ गया? तो ये ग्राफ हमारे काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला ग्राफ अभी बताती हूँ, थोड़ा सा सब्र कर लो, ठीक है? चलो, तो ये सब कुछ समझ में आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन करंट, फोटो करंट, और ये हमारा डायग्राम है लेनार्ड्स के एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है जी? चलिए, तो आई होप यार सब कुछ समझ में आया, कुछ हमने छोड़ा नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, इस पे आओ, ठीक है? ये आया कैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है? तो मैंने आप लोगों से कहा कि जितनी टोटल एनर्जी होगी इंसिडेंट लाइट की, वो एक तो वर्क फंक्शन में यूज होगी, दूसरी उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो ये एच न्यू होता है, ये वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट होता है, और काइनेटिक एनर्जी हमने कहा ईवी नॉट हम ले रहे हैं, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है ना? मैथ्स वाले हैं सब, सबको पता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। इस फॉर्म में हम इसको चेंज करने वाले हैं, ठीक है? तो ev नॉट इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट मैंने ले लिया है। हम y एक्सिस में किसको प्लॉट करने वाले हैं? v नॉट को। तो e को हम डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, भेज दिया हमने, ठीक है? अब हमारे पास mx प्लस c यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये हम लोगों को देखना है। तो देखो यहाँ पे v नॉट मैंने कहा y एक्सिस में प्लॉट होगा। अब यहाँ पे x एक्सिस में हमारी फ्रीक्वेंसी प्लॉट होगी, जो ग्राफ अभी लास्ट वाला छोड़ा था ना, वही देख रहे हैं हम कि कैसे बनेगा, ठीक है? प्लस ये क्या है मेरे पास, एच न्यू नॉट यहाँ पे आया, एच न्यू नॉट को मैं, सॉरी ये प्लस नहीं है, हाँ प्लस है, अंदर मैं ले लेती हूँ माइनस का साइन, ठीक है? तो ये आ जाएगा माइनस फाई अपॉन ई। फाई क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यही तो मेरा वर्क फंक्शन है, ठीक है? तो मैंने इसको फाई ही लिख दिया है इस तरीके से। तो अब देखो ये मेरा y है, ये y एक्सिस है, ठीक है? ये मेरा m है, यानी कि ये क्या है? स्लोप है। ये मेरा x एक्सिस में प्लॉट होगा, और ये हमारा c है, यानी कि इंटरसेप्ट है, ठीक है? दिस इज द इंटरसेप्ट। तो ये जो मेरा ग्राफ है ना, ये इसी तरीके से प्लॉट हुआ है, ठीक है? देखो y एक्सिस में हमने क्या ले लिया, y एक्सिस में मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ली है, इधर पे मैंने फ्रीक्वेंसी ली है, तो मैंने कहा स्लोप कितना आएगा, स्लोप था h अपॉन e, ठीक है? सो ये इसका स्लोप आ रहा है, ढलान कितनी है, यहाँ पे आ जाएगी न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है आखिरकार, तो हमें पता है न्यू नॉट क्या है, हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। फिर यहाँ पे ये नीचे तक जाएगा, और यहाँ पे ये जो अपना इंटरसेप्ट बन रहा है ना, देखो माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि नीचे बनेगा। यूजुअली इंटरसेप्ट ऊपर बनता है तो वो तो प्लस ही आता है, यहाँ पे माइनस इंटरसेप्ट है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज दी इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव वाले y एक्सिस पे, ठीक है? तो माइनस फाई अपॉन ई, ये हमारा क्या था, इंटरसेप्ट। इसको आप माइनस w अपॉन ई भी लिख सकते हो, जैसे भी आप लोग वर्क फंक्शन को डिनोट कर रहे हो, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, ये भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है? समझ में आ गया? सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा ये लास्ट वाला ग्राफ है, तो आपको इसका स्लोप पता होना चाहिए, इंटरसेप्ट इसका पता होना चाहिए। कई बार ये वैल्यू क्या है पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है? चलो बस इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है? आगे आ जाते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है समझ में आ गया है सभी लोगों को। अब हम देख लेते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने कहा कि भाई बेसिक सा, अगर मेरे पास कोई भी इंसिडेंट लाइट है तो उसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम है फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की तो कोई एमिशन नहीं होगा, अगर इक्वल है या उससे ज्यादा है तो हमारा एमिशन हो जाएगा, ठीक है? दूसरा, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, कोई टाइम लैग नहीं होगा कि भाई लाइट पड़ गई, अब पहले लाइट का हम वेट करेंगे कि पूरे सरफेस पे इक्वली वो क्या हो, स्प्रेड हो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं। इसीलिए तो हमारी जो वेव थ्योरी है वो फेल हुई थी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वेव थ्योरी तो कह रही थी कि भाई लाइट इंसिडेंट होगी, पहले इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी, स्प्रेड होगी, उसके बाद जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पर ऐसा होता ही नहीं है। ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जैसे ही लाइट पड़ेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि हमें पता है ये 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमेना होता है, ठीक है? फिर थर्ड है जो काइनेटिक एनर्जी है, अभी हमने देख लिया, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है? तो फोर्थ पॉइंट यही है हमारा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी
पे डिपेंड नहीं करती है। लास्ट अभी मैंने देखा, अभी हम लोगों ने पढ़ भी लिया कि जो फोटो करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारे लॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे। वैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी, है ना, कि यहाँ पे के मैक्स, इसको हम हाफ mv मैक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। देखो यहाँ पे के मैक्स आ गया है, तो इसको मैं हाफ mv मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। दिस इज दी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में अगर मैं लिखूंगी तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगी, ev नॉट, इसको मैं h न्यू इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस ev नॉट लिख सकती हूँ। तो ev नॉट इक्वल्स टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। सो दिस इज दी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चलो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसने बताया? आइंस्टाइन जी ने ही हमें बताया। तो आइंस्टाइन ने किस तरीके से जो हमारे लॉज हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, उनको वेरीफाई करा अपनी इक्वेशन की हेल्प से। ये अभी जो हमने इक्वेशन देखी ना, इसकी हेल्प से कैसे उन्होंने सारे के सारे लॉज को वेरीफाई करा। तो सबसे पहले इनकी जो इक्वेशन है उसमें न्यू नॉट का जिक्र है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यानी कि पहला लॉ तो इन्होंने वेरीफाई कर दिया कि हाँ, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमेना है, यानी कि एक फोटोन जैसे ही पड़ा वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो टाइम लैग तो होगा ही नहीं, जैसे ही एक फोटोन आया वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, फिर उन्होंने हमें ये वाली इक्वेशन दी। तो यहां पर से तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो न्यू पे डिपेंड कर रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है इंसिडेंट लाइट की। पर क्या यहाँ पे कहीं पर भी इंटेंसिटी का जिक्र है? नहीं ना। तो इनकी इक्वेशन से हमें पता चलता है कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर हमने कहा 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमेना है, तो जितने ज्यादा मेरे पास फोटॉन्स आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यानी कि उतना ज्यादा फोटो करंट जनरेट होगा। यानी कि जो फोटो करंट है, या फिर उसको आप रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो, वो डिपेंड करता है किस पे? इंटेंसिटी पे। वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलो, तो ये सब तो हमने ग्राफ से भी देख लिया, लॉज से भी देख लिया, और कैसे आइंस्टाइन जी ने इसको वेरीफाई करा वो भी देख लिया। ठीक है, तो मोस्टली ये हमारा खत्म हो गया है। अब मैंने आप लोगों से कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हमारी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुआ। एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ये वाला, कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, कोई टाइम लैग नहीं होगा, जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पर वेव थ्योरी के अनुसार हमारे पास जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई, पहले वो पूरे मेटल सरफेस पे स्प्रेड होगी, उसके बाद धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पर ऐसा होता ही नहीं है रियल लाइफ में, इसीलिए तो हमको वेव थ्योरी को क्या करना पड़ा? डिस्कार्ड करना पड़ा। तभी तो हमारी पार्टिकल थ्योरी आई। पार्टिकल थ्योरी बेसिकली थी क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो बेसिकली हमारी क्वांटम थ्योरी आई, उन्होंने ही हमें क्वांटा फोटोन के बारे में बताया, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ऑफ रेडिएशन के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद ये जो वेव थ्योरी है ये क्या कहती है? आप कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लो, अगर वो फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम भी है ना, तभी भी एमिशन हो जाएगा। पर ये तो गलत है। हमने तो अभी शुरुआत से क्या पढ़ रहे हैं? जब से चैप्टर शुरू हुआ है तब से हम यही पढ़ रहे हैं, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी है तभी एमिशन होगा। पर वेव थ्योरी के अनुसार ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब कुछ भी फ्रीक्वेंसी तुम ले लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम भी ले लो, ये कह रहे हैं एमिशन हो जाएगा। पर ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, फिर देखो लास्ट में वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे करती ही नहीं। भैया तब से क्या पढ़ रहे हैं? इतने ग्राफ देख लिए, हमने लॉज पढ़ लिए। काइनेटिक एनर्जी जो है साफ साफ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, इंटेंसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो ये भी चीज क्या हो गई? गलत। इसीलिए जो वेव थ्योरी है वो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करके नहीं दे पाई। तभी हम लोगों ने पार्टिकल नेचर जो है इंट्रोड्यूस करा, विच इज दी फोटोन। ठीक है, चलो अब देखो रेडिएशन वाला खत्म, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन खत्म। अब आ जाते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पे। तो भैया हमारा जो पूरा यूनिवर्स है मेनली किससे मिलके बना है? उसमें मास है या फिर रेडिएशंस हैं। ठीक है, अगर रेडिएशंस का ड्यूअल नेचर है तो लोगों ने सोचा कि भाई मास का भी तो ड्यूअल नेचर हो सकता है ना। जैसे रेडिएशन का है, हमने कहा पहले तो कि सिर्फ वेव नेचर होता है, पर फिर हमने देखा पार्टिकल नेचर भी है। तो क्या ऐसा
मैटर के साथ भी हो सकता है कि हमने कहा इसका ऑलरेडी पार्टिकल नेचर तो होता ही है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर किससे मिलके बना है? हमने कहा छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम एटम्स कहते हैं। एटम्स फिर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, हमारा मैटर बनता है, सो एंड सो। ठीक है, तो यानी कि पार्टिकल नेचर तो हमने पहले से पढ़ ही रखा है। क्या इसका वेव नेचर भी हो सकता है? तो ये स्टडी करा किसने? डी ब्रोगली सर ने इन 1924। तो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस क्या थी? उन्होंने यही सोचा कि भाई अगर पूरा ब्रह्मांड ही सिर्फ और सिर्फ मैटर और रेडिएशन से मिलके बना है, तो यानी कि अगर रेडिएशंस का ड्यूअल नेचर है तो इनका भी होना चाहिए, मैटर का भी होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा कोई भी अगर मेरे पास पार्टिकल है जो कि मूविंग है, तो उन्होंने कहा कोई भी मूविंग मैटर पार्टिकल अगर मेरे पास है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, इसी को मैं मैटर वेव कह दूंगी, क्योंकि मैटर की वेव है ये, इसको हम मैटर वेव कह देंगे, या फिर इसी को हम डी ब्रोगली वेव भी कहते हैं। ठीक है, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी कैसे? तो भाई जैसे रेडिएशन की आती है वैसे ही, है ना। रेडिएशन के लिए कैसे आती है? तो हमने कहा E इक्वल्स टू एच न्यू, ये होता है hc अपॉन लैम्डा, फिर हमने कहा E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो जिस प्रकार हमने उसके लिए निकाला था ना, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc, यही निकाला था ना, था कि नहीं था? यही था। तो वहां पे तो c स्पीड आ रही थी, क्योंकि हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं। हमने कहा उसकी तो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पर मैटर के लिए तो नहीं होगी। मैटर के लिए तो स्पीड v हम कंसिडर करेंगे, है ना, c तो नहीं होगी। तो यहाँ पे लैम्डा कितना आ जाएगा? h अपॉन m इंटू वी, और m इंटू वी इसका क्या हो जाएगा? मोमेंटम, तो p। तो अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है किसकी? मैटर वेव की, डी ब्रोगली वेव की, ठीक है, तो वो वेवलेंथ कितनी होगी? h अपॉन p। h क्या है? हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, p उसका मोमेंटम हो जाएगा, जो कि हम mv से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मोमेंटम निकालना है तो आप h अपॉन लैम्डा इस प्रकार निकाल सकते हैं उसका मोमेंटम। ठीक है, बट हमें मोमेंटम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोमेंटम तो हमको पहले से ही पता है ना। मोमेंटम तो हमको पहले से ही पता है, जो कि हम m इंटू वी करके निकाल सकते हैं। हमें तो मैटर से एसोसिएटेड वेव निकालनी है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या निकालते हैं? उस वेव की वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मोमेंटम हमेशा किससे रिलेटेड होता है? मोमेंटम हमेशा किसी मैटर से एसोसिएटेड होता है, और वेवलेंथ हमेशा किसी वेव से एसोसिएटेड होती है। तो बेसिकली यहाँ पर से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा मैटर है उससे भी कुछ ना कुछ वेव एसोसिएटेड हो सकती है, पर कब? जब वो मूव कर रहा होगा, जब वो मूविंग होगा। जैसे फोटोन का रेस्ट मास 0 था ना, वैसे ही अगर मेरे पास कोई मैटर पार्टिकल जो है वो मूविंग नहीं है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है टू बी वेरी स्पेसिफिक कि हर मूविंग मैटर पार्टिकल, यहाँ मटीरियल लिखा है, मैटर लिख दो इसको, एवरी मूविंग मैटर पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, जिसको हम मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव कह देते हैं, और वेवलेंथ इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो मैटर वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑब्वियसली नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? जो कि एक्सेलरेटेड चार्जेस की वजह से जनरेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। तो ये EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप इसकी जो वेवलेंथ है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, विच इज द लास्ट टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं, तो अच्छे तरीके से देखो। चलो पहले मैं इसका ना डेरिवेशन आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास डेरिवेशन इसका किस तरीके से होगा। हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होगी विद दिस मूविंग मैटर पार्टिकल, वो कितनी होगी? हमने कहा हाफ mv² होती है। अब आपको पता है, ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, अगर मैं ऊपर और नीचे मास से मल्टीप्लाई करा दूंगी तो क्या होगा? ऊपर mv² हो जाएगा, नीचे m। mv क्या होता है? अभी हमने देखा मोमेंटम, तो हाफ p² अपॉन m आ जाएगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं E ही लिख देती हूँ अभी, तो ये p² अपॉन 2m आ गया। तो यहां पर से p² क्या आ जाएगा? √2me, सॉरी p² नहीं आएगा, p² क्या होगा? 2me के इक्वल होगा। तो यहां पर से p क्या हो जाएगा? √2me। अब E क्या है? मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है भैया? हमने पहले ही पढ़ लिया है, EV होती है ना। चार्ज होगा तो QV हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन है तो EV हो जाएगी, तो हमने यहाँ EV पुट कर दिया। ठीक है, अब मैंने कहा, अभी हमने क्या देखा था कि वेवलेंथ कितनी होगी? हमने कहा लैम्डा अपॉन p होगी। यहां पे इस p की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, √2mev।
अब देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज मुझे पता है। h क्या होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, है ना। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है, कूलम। और v की वैल्यू क्या है, v क्या है, v वो वोल्टेज है जिससे हम एक्सेलरेट करा रहे होंगे उस इलेक्ट्रॉन को। तो बाकी सारी वैल्यूज तो मुझे पता है ना, तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना तो यहाँ पे लैम्डा कितना आता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर। हमें पता है 10 टू दी पावर -10 मीटर क्या होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बस यही है। अगर डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी पूछी गई है तो ये होगी, ठीक है। किस वोल्टेज से उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं वो अगर आपको पता है आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो। यही सब कुछ हमने यहां पर भी मेंशन करा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है, पूरा का पूरा हमारा चैप्टर ये खत्म हो गया है। जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ना उसको वापस से खुद से पढ़ो, क्योंकि ग्राफ में मुझे पता है बहुत कंफ्यूजन होती है बहुत बच्चों को। सारे ग्राफ्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कराए हैं, तो अच्छे तरीके से देखो सुनो जो भी मैंने बताया है। एंड नोट्स की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, स्टडी वेयर हाउस 2.0, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे ही सारे जो वन शॉट्स हैं जल्द ही चैनल पे आ जाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं करा है। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना और ऑल द बेस्ट, बाय बाय।